500 से अधिक इनकाउंटर्स, मीडिया में एकदम वो सिंघम वाली छवि, एक बड़े राजनेता के खिलाफ बहुत ही आक्रामक कार्रवाई, और अब 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों में एक ऐसा विवाद जो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मतलब ये सब सुन के ऐसा लगता है ना कि ये किसी ऐसे पुलिस वाले का रेज्यूमे होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी बस गलियों में अपराधियों के पीछे भागते हुए गुजारी हो। बिल्कुल। लेकिन जिस इंसान के खुफिया डोजियर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किसी बंदूक से नहीं बल्कि एक डेंटिस्ट की ड्रिल से की थी। और सच कहूँ तो यही विरोधाभास इस डोजियर को इतना दिलचस्प बनाता है। मतलब आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा का ये खुफिया दस्तावेज ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है कि आज के भारत में सत्ता, कानून व्यवस्था और मीडिया की जो धारणा है वो एक साथ मिलकर कैसे काम करती है। ये डोजियर उन्हें ना तो सुपर हीरो मानता है और ना ही विलन। सही बात है। ये सिर्फ उस मशीनरी को डिकोड करता है जो ऐसे अधिकारियों को गढ़ती है और फिर अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करती है। और आज हमारा मतलब इस डीप डाइव का मिशन भी यही है, हमें उस मशीनरी को समझना, एक डेंटिस्ट की कुर्सी से उठकर एक ऐसा पुलिस अधिकारी बनने तक का सफर जिसके नाम से ही खौफ पैदा होता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इस 500 एनकाउंटर्स वाले जो कि एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, वहां तक पहुंचने से पहले हमें उस मानसिकता को समझना होगा जो इस अधिकारी ने फोर्स में आने से पहले ही विकसित कर ली थी। हाँ, और यहीं पर उनका पिछला पेशा बहुत अहम हो जाता है। डोजियर जो बता रहा है 1985 में लुधियाना में जन्मे अजयपाल शर्मा ने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी बीडीएस की पढ़ाई की थी। अच्छा। हाँ, और उन्होंने क्लिनिक में बकायदा एक डेंटिस्ट के रूप में काम भी किया और फिर 2008 के आसपास उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और यूपीएससी की तैयारी में लग गए। एक सेटल हो चुके तकनीकी पेशे को छोड़ना मतलब ये कोई छोटी बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला था। शुरुआत में उन्हें असफलता भी मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2011 में उन्होंने आखिरकार परीक्षा पास की और लगभग 160वीं रैंक हासिल करके यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी बन गए। कमाल है। डोजियर उनके मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल में इसे अत्यधिक उच्च महत्वाकांक्षा का संकेत मानता है। एक तरह की रेजिलियंस है ये। रुको, यहाँ मुझे ना एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर हम थोड़ा गहराई में सोचें तो एक डेंटिस्ट का काम क्या होता है? वो एक बहुत ही सटीक तरीके से एकदम उस प्रिसिजन के साथ सड़ांग को खोजता है, उसे ड्रिल करता है या उस दांत को जड़ से उखाड़ फेंकता है ताकि बाकी का शरीर स्वस्थ रहे। हाँ, सही कह रहे हैं। ये एक बहुत ही सर्जिकल, एकदम क्लीन कट प्रक्रिया है। तो क्या ये हो सकता है कि अजयपाल शर्मा जब पुलिस फोर्स में आए तो उन्होंने समाज और अपराध को भी बिल्कुल उसी नजरिए से देखा हो? मतलब कि अगर समाज में कोई सड़ांध है तो उसे कानूनी पचड़ों में उलझने के बजाय सीधे जड़ से उखाड़ फेंकना ही एकमात्र इलाज है। एकदम डेंटिस्ट की तरह। देखिए, ये तुलना सुनने में बहुत आकर्षक लगती है एक मेटाफर के तौर पर, लेकिन डोजियर के नजरिए से देखें तो इसी मानसिकता में सबसे बड़ी खामी भी छिपी है। वो कैसे? एक दांत बाइनरी होता है, या तो वो स्वस्थ है या वो सड़ा हुआ है। वहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं होता। लेकिन समाज बाइनरी नहीं है। हाँ, समाज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। बिल्कुल। अपराध और न्याय की दुनिया बहुत ही जटिल होती है, काफी ग्रे एरिया होता है। जब कोई अधिकारी एक डेंटिस्ट की तरह सर्जिकल एक्सट्रैक्शन वाली मानसिकता को पुलिसिंग पर लागू करता है तो वो अनजाने में या जानबूझकर उस पूरी न्याय प्रणाली को ही दरकिनार कर देता है जो सदियों से सोच समझ कर बनाई गई है। सही कहा। पुलिस का काम इलाज करना या सजा देना नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ अपराध पहचानना और मामले को अदालत तक लाना है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, प्रक्रिया को दरकिनार करना। और मुझे लगता है ये हमें उनके करियर के उस मोड़ पर ले जाता है जहां ये सर्जिकल मानसिकता राज्य के सत्ता के साथ पूरी तरह से मैच कर गई। हाँ, 2011 से 2018 तक वो अलग अलग जिलों में रहे, थोड़ा सिस्टम को समझा, लेकिन किसी भी अधिकारी को वो सिंघम बनने के लिए ना एक बहुत बड़े मंच की जरूरत होती है। बिल्कुल। एक प्रोफाइल चाहिए होता है। और डोजियर के मुताबिक ये मंच उन्हें मिला 2019 में रामपुर में। हाँ, रामपुर का कार्यकाल उनके करियर का इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। उस समय वो रामपुर के एसपी बने थे और ये वो दौर था जब उन्होंने राजनेता आजम खान से जुड़े मामलों में बहुत ही एक तरफा और सख्त कार्रवाई का नेतृत्व किया। बहुत खबरें आई थी उस वक्त। दर्जनों एफआईआर दर्ज हुई
बड़े पैमाने पर छापे मारे गए, जमीन से जुड़े पुराने मामलों की फाइलें खोल दी गईं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुकीम काला जैसे जो खतरनाक आपराधिक गिरोह थे, उनके खिलाफ भी बहुत आक्रामक अभियान चलाए गए। अब देखिए, यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक निडर पुलिस अधिकारी था जो बिना किसी दबाव के अपना फर्ज निभा रहा था? क्योंकि मीडिया ने तो यही कहानी पेश की ना। न्यूज चैनल्स पर उन्हें एक सुपर कॉप की तरह दिखाया गया जो ताकतवर लोगों से टकराने से नहीं डरता। लेकिन क्या जमीनी हकीकत इतनी ब्लैक एंड व्हाइट थी? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डॉजियर इस अकेले निडर सुपर कॉप वाली थ्योरी को खारिज कर देता है। अच्छा। हाँ, ये दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहता है कि ये पुलिसिंग से ज्यादा पॉलिटिकल सिग्नलिंग का मामला था। ओके, पॉलिटिकल सिग्नलिंग। मतलब एक अधिकारी तभी इतने बड़े राजनीतिक और आपराधिक नेटवर्क से सीधे टकरा सकता है जब उसके पास राज्य की सत्ता का पूरा संस्थागत समर्थन हो, वो जो इंस्टीट्यूशनल बैकिंग होती है। बिना ऊपर के सपोर्ट के ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, ये इस बात का सबूत था कि शर्मा राज्य स्तरीय राजनीतिक प्राथमिकताओं के साथ पूरी तरह से अलाइन हो चुके थे। जब ऊपर बैठे सत्ता के केंद्र एक बहुत ही कठोर संदेश देना चाहते हैं, तो उन्हें एक ऐसे, डॉजियर के शब्दों में कहूँ तो, एनफोर्सर लीडर की जरूरत होती है जो विवादों से घबराए नहीं। हाँ, जो विवादों की परवाह ना करे और बस परिणाम ला कर दे। मतलब सत्ता को एक ऐसा हथियार चाहिए था जो सीधे लक्ष्य पर सटीक वार करे, और शर्मा ने वो भूमिका बखूबी निभाई। और मुझे लगता है इसी भूमिका ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जो इस पूरे डॉजियर का सबसे विवादित और डरावना हिस्सा है। आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाले ब्रांड की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, 500 से अधिक एनकाउंटर्स का दावा। जब मैंने पहली बार ये आंकड़ा डॉजियर में पढ़ा तो मुझे सच में एक पल के लिए रुकना पड़ा। आंकड़ा ही ऐसा है। हाँ, अगर हम इसकी तुलना मान लीजिए कॉर्पोरेट दुनिया से करें, अगर किसी कंपनी में सेल्स नंबर को ही सफलता का एकमात्र पैमाना बना दिया जाए तो क्या होगा? लोग बस नंबर बढ़ाने के पीछे भागेंगे। सही बात है। कर्मचारी, प्रोडक्ट की क्वालिटी या ग्राहक की जरूरत सब भूल जाते हैं। अगर पुलिस विभाग में एनकाउंटर ही बहादुरी, सफलता या प्रमोशन का परफॉर्मेंस मैट्रिक बन जाए तो क्या हम उसी खतरनाक नंबर गेम को नहीं देख रहे हैं? ये कॉर्पोरेट मैट्रिक वाली बात पूरी तरह से यहाँ लागू होती है। जब किसी भी तंत्र में आक्रामकता को ही सफलता मान लिया जाए तो पूरी की पूरी मशीनरी उसी दिशा में काम करने लगती है। लेकिन डॉजियर इस 500 के आंकड़े को लेकर एक बहुत ही तकनीकी और बहुत जरूरी खुलासा करता है, जिसे डॉजियर में इंटेलिजेंस गैप कहा गया है। इंटेलिजेंस गैप? इसका मतलब क्या है? क्या ये एनकाउंटर असल में हुए ही नहीं थे? नहीं, घटनाएं तो हुई हैं, लेकिन इस 500 प्लस के आंकड़े में हर घटना जानलेवा नहीं थी। अच्छा, तो इसमें और क्या शामिल है? इसमें वो सभी पुलिस ऑपरेशंस शामिल हैं जहां जवाबी फायरिंग हुई, गिरफ्तारियां हुई या अपराधियों को सिर्फ पैर में गोली लगी, जिसे आजकल मीडिया में हाफ एनकाउंटर भी कहा जाता है। ओह, हाफ एनकाउंटर। हाँ, पेंच ये है कि इन ऑपरेशंस का कोई सार्वजनिक या विस्तृत ब्रेकडाउन मौजूद ही नहीं है। मतलब कोई ऑडिट नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई स्वतंत्र पब्लिक ऑडिट नहीं है जो ये बताए कि इन 500 मामलों में से कितनों में वास्तव में पुलिस की जान का खतरा था और कितने मामले सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए किए गए प्रोजेक्टेड एनकाउंटर थे। तो ये जो इंटेलिजेंस गैप है, ये कोई भूल चूक नहीं है। ये सिस्टम द्वारा जानबूझकर बनाई गई एक धुंध है ताकि वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का जो ब्रांड है, जो खौफ का एक आभा मंडल है, वो बस बरकरार रहे। 100%। जब विस्तृत ऑडिट नहीं होता तो जनता क्या देखती है? जनता सिर्फ हेडलाइंस देखती है, 500 एनकाउंटर्स। और देखिए, डॉजियर बहुत साफ शब्दों में ये भी कहता है कि शर्मा के वित्तीय रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल्स बिल्कुल बेदाग हैं। अच्छा, पैसे का कोई मामला नहीं है? नहीं, उन पर भ्रष्टाचार या पैसे की हेराफेरी का कोई दाग नहीं है। लेकिन उनके काम करने का ये जो तरीका है ना, वो ब्यूरोक्रेसी और कानून की एक बहुत ही धुंधली रेखा पर चलता है। तो डॉजियर इस तरीके को किस तरह से विश्लेषित करता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे तुरंत न्याय का जश्न मनाता है। हाँ, वो तालियां बजाते हैं। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि अदालतें बहुत समय लेती हैं, तारीख पे तारीख मिलती है, इसलिए जो अपराधी है उसे सड़क पर ही तुरंत सजा मिल जानी चाहिए। डॉजियर इस मानसिकता को डिटरेंस मॉडल कहता है, यानी खौफ के जरिए कानून व्यवस्था कायम करना। जो समर्थक हैं वो इसे अपराध नियंत्रण का बहुत प्रभावी तरीका मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कानूनी विशेषज्ञ हैं
वो इसे एक बहुत खतरनाक ढलान मानते हैं। डोजियर शर्मा के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल को बस एक लाइन में समेटता है, वह प्रक्रिया से ज्यादा व्यवस्था यानी ऑर्डर ओवर प्रोसेस को तरजीह देते हैं। रुको, ऑर्डर ओवर प्रोसेस? ये सुनने में बहुत ही अकादमिक और तकनीकी शब्द लगता है। हाँ, लेकिन अगर हम इसका असली मतलब निकालें तो क्या ये एक सभ्य तरीके से ये कहने का तरीका नहीं है कि शांति बनाए रखने के लिए अगर कानून तोड़ना पड़े तो बस तोड़ दो? ये इससे भी ज्यादा गहरा है। देखिए, ड्यू प्रोसेस यानी कानूनी प्रक्रिया का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि अपराधी को अदालत ले जाया जाए। तो और क्या है? इसका मतलब ये है कि राज्य या स्टेट के पास असीमित अधिकार नहीं है। पुलिस का काम करेगी, जज का काम करेगा। चेक एंड बैलेंस? बिल्कुल। जब आप ऑर्डर यानी व्यवस्था को प्रोसेस से ऊपर रखते हैं तो आप ये तय कर रहे हैं कि पुलिस ही जज है और पुलिस ही जल्लाद। लेकिन जब सिस्टम इस बात का आदी हो जाता है कि अब प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, तो कल यही सिस्टम किसी आम नागरिक की तरफ भी मुड़ सकता है। बाप रे, ये सच में एक खौफनाक विचार है। मतलब जब आप नियमों को दरकिनार करना एकदम नॉर्मल बना देते हैं तो वो अपवाद नहीं रहता, वो सिस्टम का नया नियम बन जाता है। सही कहा। और यही सिंघम वाला मॉडल जो उत्तर प्रदेश की एक विशेष राजनीतिक परिस्थिति में बहुत सफल रहा, वो तब एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है जब इस मॉडल को किसी दूसरे राज्य में एक्सपोर्ट किया जाता है। आप 2026 के वर्तमान जो पश्चिम बंगाल चुनाव विवाद है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि डोजियर का ये सबसे ताजा और सबसे ज्वलंत हिस्सा है। उन्हें हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक पुलिस पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया गया। हाँ। और हम सब जानते हैं कि बंगाल के चुनाव राजनीतिक रूप से कितने संवेदनशील और अक्सर हिंसक होते हैं, और वहाँ अचानक उनका एक वीडियो वायरल हो जाता है। बिल्कुल, वो वीडियो काफी चर्चा में है। उस वीडियो में शर्मा मतदाता डराने धमकाने के मुद्दे पर एक स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता को बहुत ही आक्रामक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं, और इस घटना का संबंध सीधे अभिषेक बनर्जी जैसे बड़े नेता से जोड़कर देखा गया। और इसके बाद जो राजनीतिक तूफान आया, उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ एक जनहित याचिका यानी PIL तक दायर हुई। अब मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या? एक चुनाव पर्यवेक्षक का काम तो बैकग्राउंड में रहकर डायरी में नोट करना और चुपचाप चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजना होता है ना। वो फ्रंटलाइन पे जाके राजनीतिक कार्यकर्ताओं को धमकी क्यों दे रहा है? और यहीं से डोजियर का निष्कर्ष सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। एक सामान्य पर्यवेक्षक का काम सिर्फ रिपोर्ट करना होता है, ये बात सच है। लेकिन जब केंद्रीय सत्ता या चुनाव आयोग किसी ऐसे अधिकारी को दक्षिण 24 परगना जैसे अति संवेदनशील इलाके में भेजते हैं जिसकी छवि पूरे देश में 500 एनकाउंटर्स वाले सुपर कॉप की है, तो वो वहाँ सिर्फ निगरानी करने नहीं जा रहा है। तो वो वहाँ क्या करने जा रहा है? डोजियर इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, वो अब सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक बन गए हैं, एक पॉलिटिकल सिंबल। अच्छा। केंद्रीय अधिकारियों ने उन्हें वहाँ एक संदेश के तौर पर भेजा था। वे जानते थे कि शर्मा का काम करने का तरीका परिणाम देने वाला है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा घर्षण पैदा हुआ। कैसा घर्षण? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो आक्रामकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि वहाँ उन्हें राज्य की सत्ता का पूरा संरक्षण प्राप्त था, वही आक्रामकता बंगाल के एक अंतर्राज्यीय राजनीतिक संघर्ष में उनके लिए गले की फांस बन गई। ओहो, क्योंकि बंगाल में तो राज्य की सत्ता उनके खिलाफ थी। बिल्कुल, वहाँ उन्हें वो पावर स्ट्रक्चर का वो इंस्टीट्यूशनल कवर नहीं मिला। मतलब जब आपका वो सिंघम मॉडल एक अलग राजनीतिक इकोसिस्टम से टकराता है जहां आपके पास सत्ता की ढाल नहीं है, तो आप अचानक कानूनी और राजनीतिक विवादों में घिर जाते हैं। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका का पहुंचना ये कोई छोटी बात तो नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कानूनी प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस कभी ना कभी अपना रास्ता खोज ही लेती है। बिल्कुल। और डोजिया का विश्लेषण भी साफ कहता है कि शर्मा का कार्यक्षेत्र हमेशा कानून लागू करने और सत्ता की राजनीति के चौराहे पर होता है। जब तक आप सत्ता के अलाइनमेंट में हैं, आपकी आक्रामकता को हीरोइज्म का नाम दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो अलाइनमेंट बदलता है या आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो वही तरीके सत्ता के दुरुपयोग या ओवररीच की तरह देखे जाने लगते हैं। तो इस पूरी चर्चा, इस पूरे खुफिया दस्तावेज को अगर हम समेटें तो आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है?
एक डेंटिस्ट से आईपीएस अधिकारी, फिर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और अब एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक विवाद का केंद्र। ये पूरी टाइमलाइन हमें आज की पुलिसिंग के बारे में क्या सिखाती है? देखिए, डोजियर का अंतिम आकलन बहुत ही सटीक है। अजय पाल शर्मा कोई एक इकलौते अपवाद नहीं है। अच्छा। वे दरअसल आधुनिक भारतीय पुलिसिंग के एक नए प्रोटोटाइप है। एक नया मॉडल। हाँ, एक ऐसा मॉडल जिसे राज्य जानबूझकर बढ़ावा देता है, आक्रामक, मीडिया में छाए रहने वाला और डिटरेंस पर काम करने वाला। उनकी जो ताकत है वो स्वतंत्र नहीं है, वो संस्थागत सत्ता और राजनीतिक माहौल का एक संयोजन है। तो डोजियर उनके भविष्य को लेकर क्या-क्या आकलन करता है? डोजियर के अनुसार भविष्य में दो ही परिदृश्य हो सकते हैं। या तो उनके इस एनफोर्समेंट मॉडल का उपयोग करते हुए उन्हें भविष्य में किसी केंद्रीय एजेंसी जैसे सीबीआई या एनआईए में भेज दिया जाएगा, या फिर बंगाल जैसी घटनाओं से जो विवाद पैदा हुए हैं वे उनके लिए कानूनी चुनौतियां बढ़ाते जाएंगे। एक बार जब कोई अधिकारी प्रक्रिया को पीछे छोड़ देता है, तो जब सत्ता का चक्र घूमता है ना, तो वही प्रक्रिया उसे वापस कटघरे में भी ला सकती है। बिल्कुल। राजनीति और पुलिसिंग का ये गठजोड़ हमेशा से एक दोधारी तलवार रहा है। ये विश्लेषण वास्तव में एक बहुत बड़ी तस्वीर को हमारे सामने रखता है। मतलब ये डोजियर सिर्फ अजय पाल शर्मा की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का एक स्पष्ट दस्तावेज है कि आज के दौर में सत्ता किस तरह से काम करती है, कैसे सिस्टम अपने लिए हीरो गाड़ता है, कैसे उन हीरोज का इस्तेमाल कानून व्यवस्था के नाम पर कड़े राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जाता है, और कैसे ये सब मीडिया की चकाचौंध में एक सुपर कॉप की कहानी में बदल जाता है। और ये हमें ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि क्या हम उन संस्थागत प्रक्रियाओं को पर्याप्त महत्व दे रहे हैं जो असल में लोकतंत्र को बचाए रखती हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी विचार के साथ मैं आज के इस गहरे विश्लेषण को समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। डोजियर ने कहा कि शर्मा प्रक्रिया से ज्यादा व्यवस्था को महत्व देते हैं। हमने बचपन से सुना है कि कानून अंधा होता है, यानी ब्लाइंड जस्टिस। इसका मतलब यह था कि कानून हर किसी के साथ समान व्यवहार करेगा, चाहे वो कोई भी हो। सही बात है। लेकिन अगर किसी अधिकारी की सफलता और उसका पूरा करियर मीडिया की सिंघम वाली छवि और राजनीतिक समर्थन से इतनी गहराई से जुड़ जाए, तो क्या वो न्याय प्रणाली सच में अंधी रह जाती है? सोचने वाली बात है। क्या हम एक समाज के तौर पर रातों रात न्याय पाने की जल्दबाजी में उसी आक्रामकता और खौफ को सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे हैं, जो अंततः उन कानूनी प्रक्रियाओं को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, जो वास्तव में हमारे लोकतंत्र की असली रीढ़ है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।